चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए आदिनाथ, बी महावीर, सी नेमिनाथ या डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है ए आदिनाथ। रणकपुर मंदिर आदिनाथ तीर्थकर को समर्पित है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा विराजित है, इसीलिए रणकपुर मंदिर आदिनाथ तीर्थकर को समर्पित है। और ये प्रतिमा लगभग 5 फुट लंबी है और ऐसी ही चारों दिशाओं में कुल 4 प्रतिमा लगी हुई है इस मंदिर में। इसी कारण इस मंदिर का उपनाम क्या है? चतुर्मुख जिन प्रसाद। तो देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और सोल्व हो गए कि एक तो इस मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा है, इसीलिए रणकपुर मंदिर को आदिनाथ तीर्थकर को समर्पित है। और इस प्रतिमा की लंबाई है 5 फुट और चारों दिशाओं में कुल 4 प्रतिमा है, इसी कारण इस मंदिर का उपनाम चतुर्मुख जिन प्रसाद भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर में आहड़ की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कछवाहा, बी चौहान, सी राठौड़ या डी सिसोदिया। तो इसका सही उत्तर है डी सिसोदिया। उदयपुर में आहड़ की छत्रियां सिसोदिया वंश के राज परिवार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए हाड़ौती पठार, बी दक्षिण अरावली, सी महाबेसिन या डी शेखावटी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए हाड़ौती पठार। राजस्थान में हाड़ौती पठार भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो वो जिले हैं कोटा, बूंदी तथा झालावाड़। ये 3 जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। इसमें से भी मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वे कोटा और झालावाड़ में आती है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, तो कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ है। उनमें से भी कोटा व झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो इसके ऑप्शंस हैं ए रानी प्रेमल देवी, बी रानी कर्मावती, सी रानी लाडकवर या डी रानी उन्मेद। तो इसका सही उत्तर है ए रानी प्रेमल देवी। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। और ये किनकी रानी थी? तो ये थी महारावल आस्करण की रानी थी। और इस बावड़ी का निर्माण उन्होंने कब करवाया? तो वो करवाया 1588 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नेवलाष्टमी, बी निड्री नवमी, सी गुरु पूर्णिमा या डी निर्जला एकादशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी निड्री नवमी। नेवलों की पूजा निड्री नवमी के दिन की जाती है। और निड्री नवमी मतलब सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण कृष्ण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, इसे ही निड्री नवमी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में कुल कितने उद्यान हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 4, सी 3 या डी 2। तो इसका सही उत्तर है सी 3 उद्यान है। राज्य में कुल 3 उद्यान हैं और वो कौन कौन से हैं? तो एक तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, दूसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है। तो कौन कौन से उद्यान हुए? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए एक चमत्कारी नदी, बी आधुनिक गंगा, सी राजस्थान की मरुगंगा या डी राजस्थान की त्रिवेणी। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थान की मरुगंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा। और ऐसा उपनाम क्यों रखा गया? क्योंकि मरुगंगा से हमारा अभिप्राय है पश्चिमी राजस्थान की जो प्यासी मरुभूमि है उसकी प्यास बुझाने वाली राजस्थान की ये जीवन रेखा या ये नहर है, इसी कारण इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम राजस्थान की मरुगंगा क्यों है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की जो प्यासी मरुभूमि है उसकी प्यास बुझाने वाली ये राजस्थान की एक नहर है, इसीलिए इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न, आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? मतलब आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद आगे उस नदी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए माही, बी चाखम, सी सोम या डी बेड़च। तो इसका सही उत्तर है डी बेड़च। आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद बेड़च होता है। अब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन हमारे और बनते हैं जो काफी बार पूछे भी जाते हैं कि आयड़ नदी को आयड़ नदी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के किनारे ही राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है आहड़ सभ्यता, उसका इस नदी के किनारे विकास हुआ था, इसीलिए इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है। और ये उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है, तो उसके पश्चात बेड़च नदी कहलाती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आयड़ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। और ये कहाँ जाकर किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये बनास नदी में जाकर मिलती है। भीलवाड़ा में बिगोत के निकट बनास नदी में मिल जाती है, जहां एक त्रिवेणी संगम भी बनता है 3 नदियों का। तो कौन कौन सी नदियां हैं वो? बनास और बेड़च तो मिल ही रही है, वहां पर मेनाल नदी भी आकर मिलती है, जिससे एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो हमारे इसी क्वेश्चन के साथ कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व हुए उसको वापस हम रिपीट करते हैं। आयड़ नदी को आयड़ नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके किनारे आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था, और उदय सागर झील में गिरने से पूर्व इसे आयड़ नदी कहते हैं, उसके बाद इसको बेड़च कहते हैं। और इसका उद्गम स्थल क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। और भीलवाड़ा में बिगोत के निकट बनास नदी में मिल जाती है ये नदी, जहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो 3 नदियों का बनता है, बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी। चलिए अगला प्रश्न, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी जयपुर, सी वृंदावन या डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे श्री चरणदास जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कहाँ का कजली तीज का त्योहार व मेला प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी बूंदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी बूंदी। राजस्थान में बूंदी जिले का कजली तीज का त्योहार व मेला प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र का नारों का स्वांग बहुत प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस है ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी टोंक और डी भरतपुर। इसका सही उत्तर है डी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्षेत्र के नारों का स्वांग बहुत प्रसिद्ध है, और स्वांग रचने वाले जो व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे बहुरूपिया कहा जाता है। और मारवाड़ में रावल जाति के व्यक्ति स्वांग नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और स्वांग रचने वाले व्यक्ति का क्या कहा जाता है? तो उसे बहुरूपिया कहा जाता है। और मारवाड़ में रावल जाति के, कौन सी जाति के? रावल जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो स्वांग नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने कहाँ के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बूंदी, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ए बूंदी। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने बूंदी जिले के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा था। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि बूंदी जिले के जो राजमहल है उनकी बड़ी विशेषता ये थी कि उनके, अभी भी है ये विशेषता, कि उनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र हैं जो कला के खजाने हैं। इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा था। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन कौन से जिले में है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर और राजसमंद जिलों में, बी कोटा व बारां जिलों में, सी चित्तौड़गढ़ और जालोर जिलों में या डी सवाई माधोपुर और करौली जिलों में। तो इसका सही उत्तर है ए उदयपुर और राजसमंद जिलों में। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और राजसमंद जिलों में है। चलिए अगला प्रश्न, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए जौ का, बी मक्का, सी चना या डी बाजरा का। तो इसका सही उत्तर है डी बाजरा का।
देश में राजस्थान बाजरा का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बाणभट्ट, बी रणछोड़ भट्ट, सी मुणोत नैन्सी या डी बाकीदास। तो इसका सही उत्तर है बी रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट थे। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि रणछोड़ भट्ट कौन थे? तो वो महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। और राज प्रशस्ति क्या है? तो राज प्रशस्ति राजसमंद झील के उत्तरी भाग में जो नौचौकी स्थित है वहां पर सफेद संगमरमर के 25 विशाल शिलालेखों पर लिखी गई है। इस राज प्रशस्ति में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना से लेकर राज सिंह जी तक का इतिहास संस्कृत में लिखा गया है। तो समझ में आया आपको राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो वो थे रणछोड़ भट्ट। और रणछोड़ भट्ट कौन थे? तो वो महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। और राज प्रशस्ति क्या है? राज प्रशस्ति है राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पर सफेद संगमरमर के 25 विशाल शिलालेख है। वहां पर मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना से लेकर राज सिंह जी तक का इतिहास संस्कृत में लिखा गया है, उसे ही राज प्रशस्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, घिरल परियोजना किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ताप विद्युत, बी जल विद्युत, सी परमाणु विद्युत या डी गैसीय विद्युत। तो इसका सही उत्तर है ए ताप विद्युत। घिरल परियोजना ताप विद्युत से संबंधित है। अब ये जो ताप विद्युत परियोजना है ये कहां पर है? तो ये थुगली गांव बाड़मेर जिले में है। क्लियर हुआ? घिरल परियोजना किससे संबंधित है? वो ताप विद्युत परियोजना से संबंधित है। और ये जो घिरल ताप विद्युत परियोजना है ये थुगली गांव बाड़मेर में है। चलिए अगला प्रश्न, देवताओं की साल कहां स्थित है? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने ए मंडोर, बी ओसिया, सी फलोदी या डी खेतड़ी। तो इसका सही उत्तर है ए मंडोर। देवताओं की साल मंडोर में स्थित है। और मंडोर क्या है? मंडोर एक उद्यान है जो कि जोधपुर में स्थित है। और राजा अभय सिंह तथा राजा अजीत सिंह ने देवताओं की साल का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर क्या था कि एक विशाल चट्टान थी, उसको काटकर यहाँ 16 बड़ी मूर्तियां बनाई गई है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मंडोर क्या है? मंडोर एक उद्यान है जहां पर देवताओं की साल स्थित है। और किसने बनाई थी वो साल? तो राजा अभय सिंह तथा राजा अजीत सिंह ने बनाई थी देवताओं की साल। चलिए अगला प्रश्न, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए बेस, बी मुकलावा, सी बरी या डी माथरा। तो इसका सही उत्तर है सी बरी। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि लाए जाते हैं उसे बरी कहते हैं या बरी पड़ला भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी अलवर। तो इसका सही उत्तर है बी जोधपुर। बाल विवाह पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत जोधपुर थी। और 1885 में जोधपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, उनके प्रयासों से तथा अजमेर में हरिविलास शारदा और उनके प्रयासों से एक कानून, एक एक्ट पास किया गया जिसे शारदा एक्ट कहा गया। ये 29वां शारदा एक्ट था जो बाल विवाह विरोध कानून पर पास करवाया था। तो क्लियर हुआ? बाल विवाह पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत जोधपुर थी। और जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे 1885 में, उनके प्रयास, उनका नाम था प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह कहते थे उनको। तो उनके प्रयासों से तथा अजमेर में हरविलास शारदा के प्रयासों से 29वें शारदा एक्ट के नाम से एक बाल विवाह विरोध कानून पास करवाया था। चलिए अगला प्रश्न, राज्य का वह जिला जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सिरोही, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा और डी कोटा। इसका सही उत्तर है बी झालावाड़। राज्य का वह जिला जहां सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो झालावाड़ है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य का वह जिला जहां न्यूनतम आंधी आती है वो कौन सा जिला है, तो वो भी झालावाड़ है। यहाँ पर न्यूनतम आंधी आती है वो महीने में 3 दिन आती है। और सर्वाधिक आंधी वाला जिला है श्रीगंगानगर, यहाँ पर 27 दिन आंधी आती है महीने के। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो